आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला दराज होता जा रहा है, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि सरकार पर इस एहतजाज और मुजाहरों का असर होता क्यों नहीं दिख रहा है। सरकार ने अवाम को यह बारहा बताने की कोशिश की है कि इस कानून से मुसलमान महफूज रहेंगे, एनआरसी अभी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी लोग इन यकीन दहानियों पर आखिर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, या इस मसले का हल आखिर कब निकलेगा। लंबा इंतजार, लंबा एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं, आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अब दराज होता जा रहा है। सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान पिछले एक माह से दिन रात दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हैं। इनके होठों पर हुब्बुल वतनी के तराने हैं और हाथों में तिरंगा परचम। आइन बचाने और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्म रहता है। शाहीन बाग एहतजाज का दायरा रोज बरोज बढ़ रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह कोलकाता के पार्क सर्कस, पटना के सब्जी बाग, इलाहाबाद के रोशन बाग, देवबंद, औरंगाबाद, मुंबई और दीगर शहरों में एहतजाज का दायरा फैल रहा है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि सरकार पर इस एहतजाज और मुजाहरों का असर होता नहीं नजर आ रहा है। सरकार ने अवाम को ये बारहा बताने की कोशिश की है कि इस कानून से मुसलमान महफूज रहेंगे, एनआरसी अभी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अवाम के दिलो दिमाग में जो डर और खौफ घर कर गया है, आखिर उसे कैसे निकाला जाए, या यूं कहा जाए कि अवाम का भरोसा सरकार कैसे जीते। जाहिर है कि रोज बरोज हो रहे मुजाहरों से अब दुनिया भर में मुल्क की शबीह पर भी मनफी असर पड़ रहा है। दरअसल शहरियत कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुजाहरों का दायरा भी लगातार वसी हो रहा है। तकरीबन एक महीने से जारी एहतजाज और मुजाहरों का असर अब हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी नजर आने लगा है। आइन मुखालिफ कानून के खिलाफ जो चिराग शाहीन बाग की खवातीन ने रोशन कर रखा है, इसने हिंदुस्तान में कई शाहीन बागों की बुनियाद डाल दी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्या एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या अवाम अपनी तशवीश को लेकर ऐसे ही सरापा एहतजाज रहेंगे? क्या खवातीन ऐसे ही सर्द रातों में खुले आसमान नीचे बैठी रहेंगी? आम आदमी से तलबा तक की तशवीश को कैसे दूर किया जाए? सरकार की यकीन दहानियों पर अवाम को कैसे यकीन हो? कब और कैसे थमे हंगामे का यह सिलसिला? क्या अब सरकार को अवाम का एतमाद और भरोसा जीतने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? जाहिर है कि हर मसले का हल बातचीत है और अब सरकार और इंतजामिया को इन नाराज और फिक्रमंद लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए ताकि इस हंगामे का इख्तिताम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एहतजाज और मुजाहरों का यह सिलसिला जो इतना दराज हो चुका है, एक महीने से ज्यादा हो गया इस हंगामे और इस एहतजाज को, क्या यह यूं ही चलता रहेगा? क्या अवाम अपनी तशवीश को लेकर ऐसे ही सरापा एहतजाज रहेंगे, ऐसे ही सड़कों पर नारेबाजी होती रहेगी? क्या खवातीन ऐसे ही सर्द रातों में खुले आसमान नीचे बैठी रहेंगी? बहुत सारे सवाल हैं इस इशू को लेकर। आखिर इस पर सरकार कोई नोटिस क्यों नहीं ले रही है, या सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? आज इसी पर प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मारूफ शायर मुनव्वर राना साहब लखनऊ से राज तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब साबिक मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, कांग्रेस लीडर भी हैं आप। इनके अलावा राजीव पांडे साहब बीजेपी लीडर हैं। और दिल्ली के शाहीन बाग से, जहां पर एक माह से लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद राज तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम है। मैं सबसे पहले खुर्रम शहजाद, बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार एक महीने से शाहीन बाग में एहतजाज हो रहा है, खुले आसमान नीचे खासतौर से खवातीन अपने बच्चों के साथ बड़ी तादाद में इस एहतजाज में पहुंच रही हैं। और खुर्रम, कहा यह भी जा रहा है
कि अब शाहीन बाग का ये एहतजाज सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं है, दूसरी जात बिरादरी और दूसरे धर्म के लोग भी बड़ी तादाद में इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल हुरैरा, सबसे पहले ये जो बात आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको यहाँ के स्टेज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो स्टेज है, यहाँ पर जो सिख भाई हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ का जो नज़ारा है वो अपने आप में कुछ कह सकता है। यहाँ पर न सिर्फ क्रिश्चियन लोग हैं, सिख भाई हैं, दूसरे लोग हैं। यहाँ पर की ये तस्वीरें हैं, आज़ादी आज़ादी के नारे जरूर लग रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो ये जरूर कह रही है कि यहाँ पर सब भाई भाई हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर ये तस्वीरें हैं वो ये कह रही है कि यहाँ पर जो एहतजाज है वो लगातार चलता रहेगा। तो आज़ादी आज़ादी के नारे हैं, तो ये तस्वीर है जो आप कह रहे थे कि तस्वीर बोलती है, वो तस्वीर यही कह रही है कि यहाँ पर सभी लोग पहुँच रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन है, क्योंकि ख़वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा है और वो ये बता रही हैं कि वो जब तक यहाँ से जाने वाली नहीं है तब तक ये पूरा शहरियत कानून वापस नहीं ले आता। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप, कब तक, कैसी आज़ादी, किस तरह की आज़ादी? देखिए, ये तो पूरा यहाँ पर जो भी आज़ादी के लिए है, क्योंकि ये NPR NRC ले नहीं रहे वापस, तो हम जब तक ये ले नहीं लेंगे तब तक तो हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। सरकार लगातार ये कह रही है कि कोई भी खतरा नहीं है आप लोगों को। ये तो सरकार सिर्फ झूठ ही बोलती है। ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। ये हम इतने अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें कोई यहाँ पे जो आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग भटके हुए हैं, हमें भटकाया जा रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं समझ में आता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम लोगों से, और ये झूठ बोलते हैं। इनकी तो फितरत ही है झूठ बोलना। हम लोगों को पता है NRC CA ला करके ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। हमारी सिटीजनशिप जो हम यहाँ हैं, हमें हमारे ही सिटीजनशिप आप देंगे, तो जो लोग बेसिकली यहाँ पे रह रहे हैं आप उनको एक तरह से फॉर्म भरवाएंगे। जब तक आप फॉर्म नहीं भरवाएंगे तब तक आप वो इनरोल नहीं करेंगे हमें सिटीजनशिप देने के लिए। तो जब आप देंगे तो हमारी जो भी बैंक प्रॉपर्टी है, हमारे बैंक बैलेंस, वो सारे आप ले लेंगे, तो हमें एक तरह से बिल्कुल वैसे करके खड़ा कर देंगे। और देखिए कितने ज्यादा खदशात हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? NRC वापस लो, CA वापस लो, ये काला कानून वापस लो। बिल्कुल, लोगों को फिक्र कहीं ना कहीं एक सता रही है, और जाहिर सी बात है कि लोगों के जहनों में एक डर और खौफ जो है वो एक तरह से घर कर गया है। मैं खुर्रम दोबारा से आपके पास लौट कर आऊंगा। मैं सीधे डिबेट में जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें जोड़ लेना चाहता हूं। मैं मुनव्वर राना साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुनव्वर राना साहब, आपने कहा था कि अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, इसके अलावा कुछ यूं भी कहा गया है कि क्या आपको लगता है जिस तरह से यह सिलसिला दराज होता जा रहा है, लोगों में जो एक तशवीश है, जो एक फिक्र है लोगों में, जो एक घबराहट और एक डर है लोगों में, क्या मुनव्वर राना साहब आपको नहीं लगता है कि इस घर को, घर के चिराग से ही एक तरह से आग लगती महसूस हो रही है? देखिए, जो 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा था, जो 3 तलाक के ज़रिए बहनों को बचाओ, बहनों की रक्षा करो, ये सब नारे झूठे साबित हुए। इसका मतलब ये है कि शाहीन बाग में इतनी बच्चियां, औरतें, लड़कियां घर बार छोड़कर वहाँ पड़ी हुई हैं, बजाय इसके कि कोई सरकार का बड़ा लीडर जाता, उनको तसल्ली देता, उनके आंसू पोंछता, उनको गले लगाता, उनके सर पे हाथ रखता, बजाय इसके पुलिस के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, पार्टी के ज़रिए, अदालत के ज़रिए उनको वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। जहाँ लोग जमा होना चाहते हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री लाठियों से उनको, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको मार रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये हुकूमत जिसने ये कहा है कि हम मुसलमानों को हम
इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो शायद हिंदुस्तान से ही मुसलमानों को निकालना चाह रहे हैं। उनका रवैया जालिमाना है और अगर इस पर सख्ती नहीं हुई, इस पर एहतजाज पूरे तौर पर नहीं हुआ, पूरे मुल्क में नहीं हुआ, जब तक लोग अपने घरों में ताले डाल के सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक अब इस मुल्क में इंसाफ नहीं होने वाला है। बिल्कुल राजू पांडे साहब, बहुत मुख्तसर में मुनव्वर राना साहब ने बहुत सी बातें कह दी। जाहिर सी बात है कि एक शायर का तो ये एक कमाल होता ही है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, तमाम जो लोगों को फिक्र है, जो एक डर है, जो एक खौफ है, उन तमाम बातों को अपने इन जुमलों में मुनव्वर राना साहब ने एक तरह से समेट दिया है कि इस सरकार के जो नारे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके अलावा बेटियों के लिए इस सरकार ने पहली बार बड़े बड़े नारे दिए थे, लेकिन उसका कहीं पर वो नारे अब जमीनी हकीकत एक तरह से नजर नहीं आ रहे हैं, जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। राजू पांडे साहब, अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं मुनव्वर राना साहब को आदाब कहता हूं। मैं उनका बहुत प्रशंसक हूं। और अब मैं अपने विषय पर आता हूं। देखिए, ऐसा है कि मुनव्वर राना साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे CAA में एज ए लॉयर मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश की कि जो मुनव्वर राना साहब को दिख रहा है या जो विपक्ष के लोगों को दिख रहा है कि इस पूरे CAA में भारत के किसी भी व्यक्ति पर इस पूरे अमेंडमेंट का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये सिटीजनशिप एक्ट जो है, वो जो लोग भारत के बाहर से आते हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिले, किस आधार पर मिले, ये उसकी बात करने के लिए पूरा का पूरा कानून है जो 1955 में भारत के संसद ने पास किया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट कैटेगरिकली उन लोगों के लिए हुआ है जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए, वो भी केवल 3 देशों से आए और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण आए। फिर ये जो चल रहा है, जो शाहीन बाग में जो विपक्षी पार्टियां और देश के जो कुछ लोग हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल है सो कॉल्ड, ये जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ये किसके लिए? अब तो राजू पांडे साहब शाहीन बाग तक महदूद नहीं रह गया। हमारे बैंक बैलेंस अब ये सिलसिला सिर्फ शाहीन बाग तक राजू पांडे साहब नहीं रह गया है। आप कोई ऐसा शहर बताइए, कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर ये प्रोटेस्ट ना हो रहा है। आप चाहे कोलकाता की बात कर लीजिए, पटना की बात कर लीजिए, इलाहाबाद की बात कर लीजिए, लखनऊ और कानपुर की बात कर लीजिए, हैदराबाद की बात कर लीजिए। अब इसका सर्किल बढ़ गया है बहुत ज्यादा। राजू पांडे साहब, अबू हुरैरा जी, बिल्कुल मैंने कहा देश में बहुत सारे शाहीन बाग होंगे। शाहीन का मतलब मेरे से अच्छा मुनव्वर राना साहब समझाएंगे कि शाहीन क्या है। मैं बोलना भी नहीं चाहता, बोलूंगा तो भी हंगामा खड़ा हो जाएगा आपके चैनल पे। शाहीन बाग, जिसके आप नाम पे कहीं हर मुल्क में एक शाहीन बाग होता था, हर एरिया में होता था। मैं क्या कह रहा हूं कि आप तो अबू हुरैरा साहब, आप पूरे डिबेट को देख लीजिए, पूरे एक्ट को पढ़ लीजिए, कहां पर लागू होता है। अभी जो एक मैडम कह रही थी कि मेरे बैंक बैलेंस ले लेंगे, मेरे जमीन ले लेंगे, अब इनको किसने इस तरीके से बड़गलाया है? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो ये झूठ फैला रहे हैं हिंदुस्तान में कि CAA किसी की जमीन और किसी की बैंक बैलेंस ले लेगी। इससे पता चलता है कि पूरे देश में जो लोग मोदी जी से पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग देश में सत्य के आधार पर जनता के बीच में जाकर के जनता के बीच में सही बात करके मोदी जी से पॉलिटिकल फाइट नहीं कर सकते, वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। और जो ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, इन लोगों को बाद में पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो भी लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनके वो क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन उनको बहकाया गया है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं राजू पांडे जी, अगर बात हो गई हो तो मैं शकीलुज्जमा साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। इस पूरे एक्ट में मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद काउंटर ना करूं, शकीलुज्जमा साहब अब इसका जवाब देंगे। डॉक्टर शकीलुज्जमा साहब, जो बातें राजू पांडे साहब ने कही उसमें 2-3 चीजें राजू पांडे जी ने कही कि एक तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन का सपोर्ट है इस तरह के प्रोटेस्ट को, और दूसरी बात जो उन्होंने कही, लगातार जो बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है इन लोगों को। शकील साहब, देखिए, राजू पांडे जी ने बहुत अहम बात अभी कही कि जिन लोगों ने बहकाया है उनको गिरफ्तार किया जाए। तो हम समझते हैं कि वो शायद गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे,
इसलिए कि इस देश के होम मिनिस्टर ने बहकाया है और प्रधानमंत्री ने इन सबको बहकाया है और कंफ्यूजन क्रिएट किया है। अरे भाई, रामलीला के मैदान में प्रधानमंत्री अगर कहें कि एनआरसी पर कोई डिबेट नहीं हुआ, एनआरसी नहीं लाना चाहते हैं, ये देने वाला है शहरियत, लेने वाला नहीं है, और पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर कुछ अलग बात कहें, तो कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं जब पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम शहरियत देंगे, इसको, इस कम्युनिटी को, इस कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को नहीं देंगे, वो घुसपैठिए हैं। तो ये कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? इनके होम मिनिस्टर फैला रहे हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नफरत, इन्होंने पूरा नौजवानों को नौकरी मिली नहीं कहीं पे, मुल्क में सबसे ज्यादा बेकारी अभी है, मुल्क में महंगाई का दर सबसे ऊपर हो गया है अभी, इतिहास का सबसे बड़ा, और अफरा तफरी है सर। तो ये कम्युनलिज्म का सहारा ले रहे हैं और ये कम्युनलिज्म वोट की इनकी राजनीति का उसूल है। और आज जो शाहीन बाग हो या पूरे हिंदुस्तान में जो है, ये गलत कहते हैं कि ये मुसलमानों का आंदोलन है। ये किसी भी कीमत पर मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है, ये संघर्ष है, ये हिंदुस्तान के आइन को बचाने का है। चूंकि हिंदुस्तान के आइन के सेक्शन 14 का उल्लंघन है, ये किसी सेकुलरिज्म का उल्लंघन है, ये किसी एक धर्म के मुतालिक नहीं बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट में होगा। लेकिन अब देखिए, मुल्क की आवाम अगर रोड पर है तो सरकारी तंत्र को चाहिए उनसे बात करें, बात करने के बजाय ये चिढ़ाते हैं लोगों को, ये डिस्कशन नहीं करते, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ये डिस्कशन नहीं करते, कहते हैं कि पुलिस जोर जबरदस्ती आंदोलन को बंद करो। अरे दमन से कोई आंदोलन बंद नहीं होता है और चढ़ता है। और ये साजिश मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है, गलत ये कहा जा रहा है, ये साजिश इस मुल्क के दलितों के खिलाफ है, ओबीसी के लोगों के खिलाफ है। ठीक है, नहीं राजू पांडे साहब, बहुत छोटा सा जवाब दे दिए, उसके बाद गरीबों के मैं मुमताज साहब आपके पास भी आ रहा हूं, मुनव्वर राना साहब भी वेट कर रहे हैं, मुनव्वर राना साहब को हमारे नाजरीन सुनना भी चाह रहे हैं इस इशू पर। जी राजू पांडे जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। अबू जी मैं अब बहुत छोटा सा, अबू जी सबसे पहले देखिए, इनकी जो रियल बात है अंसारी साहब की निकल गई कि ये कहते हैं दलितों के। अरे भैया, इस देश में संविधान केवल एक बार सस्पेंड हुआ है, जिस पार्टी के आप मेंबर हैं, एक्स मिनिस्टर कांग्रेस लिखा हुआ है आपके नाम के सामने अंसारी साहब, केवल उन्होंने संविधान के साथ संविधान को सस्पेंड किया है। मैं बोलना नहीं चाहता कि उन्होंने संविधान के साथ क्या किया। आज जो कुछ भी हुआ है देश की पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में बहस होकर के हुआ, दोनों सदनों में लोगों ने वोटिंग किया है और 3/4 मेजोरिटी के साथ इस अमेंडमेंट को लागू किया गया है। मिस्टर अंसारी जी, जब आप बोल रहे थे मैंने बोला नहीं। अंसारी जी प्लीज अंसारी जी, आप कोई भी अंसारी जी प्लीज, मनमाना नहीं ला सकते। अंसारी जी, विपक्ष से बात नहीं किया तो इतना बड़ा सपोर्ट कैसे मिल गया? हिटलर भी इसी तरह से मेजोरिटी के सहारे आया था। बरगलाइए मत, बरगला रहे हैं होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। आप बताइए, जनता देख रही है। देखिए स्टेटमेंट दो तरह का क्यों है? एक बयान है, बिल्कुल लाना नहीं चाहता, इनको पता नहीं है कि मैं 3 गुना ज्यादा राजू पांडे जी, शकील साहब, अंसारी साहब कर रहे हैं, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब और राजू पांडे जी। मेरा देखिए, डिबेट का मकसद चिल्लाना नहीं, डिबेट का मकसद अपनी बात रखना है, और मैं चाह रहा हूं कि इस डिबेट से कुछ निकलना चाहिए। क्या वाकई में जिस तरह से लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर पिछले 1 महीने से, खुले आसमान के नीचे खवातीन हैं, क्या सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? सरकार को अब अपना रवैया बदलकर क्या बातचीत नहीं की जानी चाहिए? ठीक है, बात हो गई। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पहले दिन से ही अपोजिशन और सरकार के बीच में इस इशू पर एक तरह से ठनी हुई है, लगातार सरकार यह कह रही है कि ये जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपोजिशन करा रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन यह कह रही है कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रही है, सच नहीं बता रही है सरकार। कमी कहां पर रह जाती है, कहां पर आप देख रहे हैं? क्या वाकई में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इससे सरकार परेशानी या आवाम को परेशानी हो रही है? नहीं, देखिए, सरकार बिल्कुल परेशान नहीं है। अगर सरकार परेशान होती
तो वो जो मुजाहरे कर रहे हैं लोग उनके पास जाती। जो आपने शुरू में कहा वो बिल्कुल सही बात यह है और मुनव्वर राना साहब ने भी यही बात कही है। तो आखिर क्या वजह है कि 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है और हुकूमत का एक नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा? क्यों? क्योंकि इनको परेशानी नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि मुसलमान जितना मुजाहरा करेगा उनका पोलराइजेशन और उनके पोलराइजेशन की सियासत कामयाब होगी। लेकिन माफ़ कीजिएगा कि ये मुजाहरा बिल्कुल मुसलमानों का नहीं है, जैसा कि अंसारी साहब ने कहा और हम भी महसूस करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है हुरैरा साहब कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है वो 56 या 60 के करीब पिटीशन दाखिल की गई है, वो इसी सीए के खिलाफ दाखिल की गई है। तो अगर ये मुसलमानों का होता तो 56 जो पिटीशन दाखिल की गई हैं वो किसी मुस्लिम की तरफ से नहीं बल्कि सियासी जमातों की तरफ से हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये आइन की तमहीद है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस पर समाअत होनी है। तो मामला सिर्फ सड़कों तक नहीं है। दूसरी चीज ये कि इनको याद होना चाहिए कि पार्लियामेंट में भी ये बात अपोजिशन की तरफ से उठाई गई थी और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमान अचानक निकल आए और वो जो डिबेट हुई थी उसी से ये बात मालूम हुई थी। और ये बार बार समझा रहे हैं कि सीए अलग है, सीए अलग है। अभी कल आसाम के एक वजीर ने, इन्हीं के एक वजीर ने ये बात कही कि 5 लाख जो गैर शहरी यानी जो इसमें एनआरसी में नहीं आए हैं 5 लाख लोग, अगर उनमें से एक को भी शहरियत मिल जाएगी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने 5 लाख क्यों कहा? उन्होंने 5 लाख इसलिए कहा क्योंकि 19 लाख जो है वो एनआरसी में शामिल नहीं हो सके आसाम में और उनमें से सिर्फ 5 लाख मुस्लिम है, बाकी दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हिंदू भाई हैं हमारे। तो ये क्या है? सियासत कौन कर रहा है? ये 2 तरीके के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? तो दरअसल ये कंफ्यूजन जो है खुद हुकूमत की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हुकूमत का कोई नुमाइंदा मुजाहिरीन के पास क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं डर है लोग पहुंच रहे हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से जो अलग अलग बयानात दिए जा रहे हैं इसकी वजह से भी लोगों में एक डर है। बिल्कुल। मैं मुनव्वर राना साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुनव्वर राना साहब, जाहिर सी बात है कि लोगों में एक डर है। आपका एक शेर है कि जितने वर्क लिखे थे मेरी जिंदगी ने सब आंधी के एक झोंके में बिखरे हुए हैं सब। मुनव्वर राना साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि जो शहरियत तरमीमी कानून का जो मौजूदा इशू है इसे लोग कहीं ना कहीं एक आंधी की तरह से देख रहे हैं? इससे लोगों के अंदर एक डर है, एक खौफ है, जिसकी वजह से लोगों ने रातों को एक तरह से सोना छोड़ दिया है, लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर निकल आए। कहीं ना कहीं डर है, लोगों के अंदर खौफ है। देखिए, डरने की बात है भी, इसलिए कि ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है बल्कि जालिम और मजलूम का है। एक तरफ हुकूमत अपने जालिमाना रवैये से लोगों को परेशान कर रही है और इल्ज़ाम ये लगा रही है कि साहब मुसलमान ये हंगामा कर रहे हैं, मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जो सूरत हाल है उसमें आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है कल दूसरों के साथ भी यही शुरू करेंगे और इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो एहतजाज की आवाज़ है ये और तेज़ हो और बुलंद हो। और अब ये एहतजाज ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए कि बारिश हुई और ख़त्म हो गया या हुकूमत ने मना किया ख़त्म हो गया। अब इसका फ़ैसला हो ही जाना चाहिए। आज़ादी के बाद एक जंग ज़िंदगी की और लड़नी चाहिए हिंदुस्तानियों को, ताकि ये जो नफ़रतें जो पैदा हो गई हैं, डर लगता है ये सोचकर कि हम अपने बच्चों को किस हालत में इस मुल्क में छोड़कर जा रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि मेरा वो एक शेर है जी कि किसी को देखकर रोते हुए हंसना नहीं अच्छा, ये वो आंसू हैं जिनसे तख्त सुल्तानी पलटता है। एक तरफ इस बरसात में, इस सर्दी में परेशान हाल लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हुकूमत आराम से हिंदू मुस्लिम का गेम खेल रही है। ये हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना
हुकूमत के लिए खतरनाक होगा और मुल्क के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मैं एहतजाज करने वालों से भी ये कहता हूँ कि ये मान कर चलें कि 10-20 हज़ार कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फैसला हो जाना चाहिए। जंगें बार बार नहीं होती हैं, जंग एक बार होती है, और जब जंग शुरू हुई है तो ये जंग हो जानी चाहिए। राजू पांडे साहब, सरकार कहीं ना कहीं, मैं कई बार अपने डिबेट में ये चीज कह चुका हूं कि उस दिल्ली में ये प्रोटेस्ट और ये एहतजाज हो रहा है जहां से ना तो पीएम हाउस दूर है, ना तो होम मिनिस्टर ऑफिस दूरी पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार वो सरकार जो बेटियों की लगातार बात करती है, बेटियों के लिए नारेबाजी करती है, वो सरकार पिछले 1 महीने से खामोश है। अबू जी, जिस तरह की बातें मुनव्वर राना साहब कह रहे हैं कि एक जंग हो जाना चाहिए, देखिए ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, यहाँ कोई टिरैनी नहीं है, ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, यहाँ कोई खलीफा नहीं है, यहाँ कोई हिटलर नहीं है, यहाँ कोई मुसोलिनी नहीं है, यहाँ कोई स्टालिन नहीं है। अभी मई 2019 में पूरे देश में चुनाव हुआ और चुनाव में जीत करके जो प्रधानमंत्री आए हैं उसके बारे में जैसे मुनव्वर राना साहब कह रहे हैं, वो बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और वो बहुत ही गलत कह रहे हैं। आपने अभी आपके जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट साहब, उन्होंने कहा राजू पांडे साहब में है, मुनव्वर राना साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, मुनव्वर राना साहब ने क्यों पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है? राजू पांडे साहब, पूरी बात सुनने दीजिए। राजू पांडे साहब ने एक चीज, देखिए कोई चीज गलत नहीं जानी चाहिए। मुनव्वर राना साहब ने किस तरह से कहा कि भाई जो खवातीन है वो सड़कों पर है, लोगों में डर और खौफ है, सरकार को अगर वाकई में फिक्र है तो सरकार को आना चाहिए सामने। 10,000 लोगों की जान जानी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? सरदार मुनव्वर राना साहब ने कहा कि अगर 10,000 जाने जाती है तो जाए। किसके लिए? किस ये डेमोक्रेसी में सरकार चल रही है और आप जान की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जाने जा रही तो जाए। डेमोक्रेसी कहां है? किसके लिए कुर्बानी की मांग कर रहे हैं? राजू पांडे साहब, आपने देखा नहीं, आप जाने ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप जाने ले रहे हैं, किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं राजू पांडे साहब? राजू पांडे साहब किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आप जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, आप चीख कर जबाने बंद करते हैं, आप गुंडागर्दी पर तुले हुए हैं, आप हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं। राणा साहब, गुंडागर्दी कौन कर रहा है इस देश में आपको पता है? मेरा कहना है कि अभी जो जर्नलिस्ट, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हुए झूठ बोल रहे हैं। हो जाने दीजिए। आप पार्लियामेंट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किस चीज को? आप मुझे बताइए मुनव्वर राना साहब, अगर आप मुझे अभी बता दें कि सीएए में भारत के किसी भी नागरिक के बारे में कोई भी प्रोविजन, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे मैं मान, अगर हम सुप्रीम, अब आप उसको, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट, हम अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो क्या बाबरी मस्जिद के फैसले को इतनी मोहब्बत, इतने इंसाफ और ईमानदारी से कबूल करते? क्या किसी एक आदमी ने भी आवाज उठाई उसके खिलाफ? लेकिन आप जुल्म करते चले जाएंगे, धौंस देंगे सुप्रीम कोर्ट की, धौंस देंगे हिंदू मुसलमान। फिर ये इस तरीके का शाहीन बाग में जो रोड को कैप्चर किया गया, हम जाएंगे राणा साहब, अगर हम जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे कि आपका एरिया शाहीन बाग आपने कैप्चर कर लिया और कुछ लोग जाकर के दूर में राजू पांडे साहब देखिए, प्रोटेस्ट इस तरह के प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है। राजू पांडे साहब कराना चाहते हैं। राजू पांडे, राजू पांडे नहीं, राजू पांडे साहब देखिए, इस तरह के प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हो रहे हैं। क्या आप एक रोड को कैप्चर करके बैठे हुए हैं? करनी सेना ने किस तरह से हरियाणा में और राजस्थान में प्रोटेस्ट किए थे, क्या याद नहीं है राजू पांडे साहब? दंगे करा रहे हैं, इस मुल्क में मार रहे हैं, क्या उन्होंने कोई दंगा कर रहे हैं? कोई रोड को कैप्चर हुआ? एक महीने से किसी हाईवे को बंद किया गया, और कितने एक महीने से किसी हाईवे को बंद किया गया? अबू जी, आप हर बहाने, अबू जी, एक महीने से किसी हाईवे को बंद किया गया। राजू पांडे साहब, मैं ये कह रहा हूं, फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? देश के हित में नहीं है। राजू पांडे साहब, ये हालात फिर पैदा किसने किए हैं? राजू पांडे, ये हालात पैदा किसने किए हैं? ये देन तो सरकार की ही है। हालात पैदा किया है, ये देन तो सरकार की है। लोगों में जब डर है तो सरकार को आना चाहिए। देश की विपक्षी पार्टियां और एजेंट। मैं एक से एक सवाल करना चाहता हूं, एक मिनट साहब, मैं राजू पांडे जी से एक सवाल करना चाहता हूं एज ए जर्नलिस्ट। जी ठीक है राजू पांडे जी, मैं एक सवाल, एक सवाल करना चाहता हूं जी। मैं राजीव पांडे जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि जब हमारे वजीर आजम
मैं सवाल करना चाहता हूं कि मुमताज जब साहब हमारे वजीर आजम और हमारे वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको सीए का मतलब समझाएंगे, उनको बेदार करेंगे, उन्होंने अब तक कई रैलियां भी की, आखिर क्या वजह है कि वो शाहीन बाग तक नहीं गए? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये अगर बता दें हमें कि इस वजह से नहीं गए तो हम समझ जाएंगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बस इसका जवाब दे दीजिए कि जब वो कई रैलियां कर चुके हैं तो शाहीन बाग तक वो क्यों नहीं गए? जवाब दे रहा हूं। कोई नुमाइंदा, ठीक है, किसी नुमाइंदे नहीं, को ठीक है राजू पांडे जी, इस सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद ले लेंगे। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो मुमताज आलम रिजवी साहब का जो सवाल है, जो बात मुनव्वर राना साहब ने कही है, उस पर राजू पांडे साहब आपसे मैं जवाब जरूर लूंगा। छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इश्यू पर बात कर रहे हैं कि आखिर एहतजाज, प्रोटेस्ट और हंगामे का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, किस तरह से लोगों में जो तशवीश है, लोगों में जो एक डर है शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, आखिर सरकार इस पर अब कब आगे आएगी, सरकार आखिर अब क्या कुछ पहल करेगी, क्या वाकई में सरकार को इस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए? मैं ब्रेक के बाद राजू पांडे आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह से मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा था कि मुल्क के अलग अलग स्टेट में जाकर टीवी पर और वहां की रैलियों में पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। दिल्ली में ही शाहीन बाग में क्या वजीर आजम साहब शाहीन बाग के इस प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं? लोगों से उनकी परेशानियां क्या नहीं पूछी जा सकती? राजू पांडे साहब देखिए, अबू जी, जब इस पूरे मैटर पे डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में जी, तो इसके ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी है उन्होंने कहा कि ये कानून किस पर लागू है। सब लोगों को पता है क्या, प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में दिल्ली के ही रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कानून किसी के भी नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने ये बात कह दी, गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कह दिया, सारे जो मिनिस्टर्स हैं, फिर हमारे पीएम महोदय, अरे सुन लो भाई, भाई रुक जाओ, नहीं रुकने की बात नहीं है। आप देखिए, अब आप मेरे जवाब नहीं सुन रहे हैं सर सुनिए ना सर, मैं आज चिल्लाना नहीं चाहता। मुनव्वर राणा साहब बैठे हैं, शायर बैठे हुए, मैं आज चिल्लाना नहीं चाहता इस शो में, मैंने सोच के रखा था। मेरी बात सुनिए। तो इस परिस्थिति में जो कुछ लोग हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जो केवल इस देश में मुसलमानों के खिलाफ 70 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें मैं कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी को मानता हूं कि उन्होंने मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक बना के रखा, मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। अगर आज मुसलमान गरीब है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं हो सकता। आज अगर मुसलमान अनपढ़ है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं हो सकती, ना जिम्मेवार हो सकती। नहीं, ये गलत बात है। वो ना अनपढ़ है, ना वो इतना ज्यादा गरीब है, हमारा मुल्क ही गरीब है। तो फिर 50% लोग जो है वो पावर्टी। राजू पांडे साहब देखिए, मैं चाह रहा हूं कि बात को घुमाइए मत। मैं सिर्फ ये जा रहा हूं कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा, आप क्या कह रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर मसला हल कैसे होगा? राजू पांडे साहब क्या इसी तरह से प्रोटेस्ट होते रहेंगे? क्या इसी तरह से प्रोटेस्ट होते रहेंगे? राजू पांडे साहब, मसले का हल कैसे निकलेगा? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, बात को बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर मत कीजिए, सीधे सीधे बताइए मसले का हल कैसे होगा? मसले का हल मैं आ रहा हूं। मसले का हल ऐसे होगा कि जिस तरीके से सरकार इसके बारे में बात कर रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, सारे मीडियम में इसको दिया जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जो लोग जिनको बरगलाया गया है उन तक ये बात पहुंच जाएगी। पूरे देश में देखिए, पूरे यूपी में प्रोटेस्ट खत्म हो गया, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं है। बिहार ये 10 लोग कहीं पर खड़े हो जाते, कहते प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं शाहीन बाग सीधे खुर्रम के पास जाना चाहूंगा। खड़े हो गए। ठीक है, मैं शकील उज़्ज़मा साहब आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस वक्त सीधे मुझे शाहीन बाग जाना है। खुर्रम मेरे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, लगातार बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है कि जो लोग इस तरह के धरने और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से जो धरना चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं यहां के लोगों को वर्गलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे यह सवाल जरूर कीजिएगा खुर्रम, क्या वाकई में किसी की शय पर वो लोग लगातार रातों में इस तरह के धरने दे रहे हैं, लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी क्या कुछ ऐसी तंजीमें जो उन्हें वर्गला रही हैं? खुर्रम, अब तक लगातार ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है लोग बहका रहे हैं, वर्गला रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें?
कतई गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। यहाँ पे लोग जो है अपनी मर्जी से खुद की ख्वाहिश से आके बैठे हैं यहाँ पे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो कानून है सरासर जो है ये मुसलमानों के जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और ये जो है नाइंसाफ़ी करने वाला कानून है। तो इसके लिए ये लोग आके जो है खुद से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को बरगला के, बहका के और पैसे दे दिला के ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही है, बिल्कुल झूठ है, अफवाह है। और ये लोग जो है इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें कहकर। आप क्या कहेंगे, सरकार जिसकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, सीए कानून को, नागरिकता कानून को आप कितना समझते हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नाइंसाफी है हिंदुस्तान की जनता के साथ में। चाहता हूँ जैसे कि शाहीन बाग बिहार गया और इलाहाबाद यूपी में हो रहा है, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को अपने अपने मतलब सड़कों पर आना चाहिए, पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये इन्होंने बहुत गलत करा है कि मोदी जी सरकारी उसमें नहीं रहते हैं, भवन में। क्या इनके पास कागज हैं अपने? नहीं है इनके पास, ये नहीं दिखा पाएंगे अपने। ये गरीब जनता से जो मांग रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। किसने कहा था आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए? ऐसा कुछ है? क्यों कहा जा रहा है कि आप लोग को गुमराह किया जा रहा है? सिर्फ मीडिया अफवाह फैला रही है और कुछ नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। नहीं, हमें कौन गुमराह करेगा? हम कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े ना कि पैसे के लिए हम लोग आए। हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं और खुद अपने मर्जी से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पैसे लेकर नहीं आए हैं, हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं। 300 रुपए में जनता बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने बहकाया नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं। और भी लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए हैं। खुर्रम, मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ। खुर्रम, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं मुनव्वर राना साहब को जोड़ लेना चाहता हूँ। मुनव्वर राना साहब, क्योंकि एक शायर जो होता है और जिस तरह के हालात होते हैं, वो तमाम हालात एक शायर के दिल से एक तरह से होकर गुजरते हैं। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात पर क्या, अगर मैं ये कहूं कि कुछ आप अपना कलाम हमारे नाजरीन को सुनाना चाहें, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था और उस इशू पर भी आप हमारे साथ जुड़े थे। फैज अहमद फैज का जो नज्म पर एक तनाजा खड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये देख रहा हूं मुनव्वर राना साहब की इस एहतजाज के बाद उर्दू शायरी भी जिंदा हो गई है। जो इनकलाबी शायरी है वो एक तरह से जिंदा हो गई है। नहीं, देखिए, राजीव पांडे साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हमारे साथ जो लोग जिंदा हैं या जिनके सहारे हम जिंदा हैं, वो राजीव पांडे जैसे ही लोग हैं। बिल्कुल, यही लोग हमारे दोस्त हैं। इन्हीं से हमारी लड़ाई भी होती है और यही हमें बचाते भी हैं, यही हमें जिंदा भी रखते हैं, यही हमें सांसें भी देते हैं। लेकिन ये जो सियासत बीच में दाखिल हो गई है, इस सियासत की वजह से मुल्क में नुकसान पहुंच रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक फासला पैदा हो रहा है। इस फासले को ख़त्म होना चाहिए। एक शायर होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक सच्चे हिंदुस्तानी के होने के नाते, जिसके बाप दादा के 600 बरस पुरानी कब्रें रायबरेली में मौजूद हैं, वो ये गुजारिश करना चाहता है कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत लाउडली और बहुत ख़राब तरह से बोलते हैं, वो मोहब्बत से बोलें, मोहब्बत से समझाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो अचानक बिल्कुल आग बगूला हो जाते हैं, वो अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें। अगर मुसलमान गलत सोच रहा है तो उसको समझाएं। उनके घरों पे पुलिस भेजना, मारना, उनकी औरतों को जलील करना, इससे मुल्क के मसले हल नहीं होंगे, इससे मुल्क का मसला बढ़ेगा। जब मैंने साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस किया था तो मैंने ये बात मोदी जी से भी यही कही थी कि देखिए सर, ये जो मॉब लिंचिंग है ये ख़राब है। आज 2 लोग को मिलकर 50 लोग मार रहे हैं, कल ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इस मुल्क के लिए ख़राब होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक शायर की हैसियत से मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुशायरे में आऊँ, कवि सम्मेलन में आऊँ, मोहब्बत की बात करूँ, इंसानियत की बात करूँ, दोस्ती की बात करूँ। मुझे शर्म आती है, मुझे रोना आता है, मुझे अफसोस होता है कि मैं उस हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान दुनिया में मोहब्बत, अपनाइयत, प्यार और वफा की कसम खाता था, आज वहाँ ये सूरत हाल हो गई है कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, अपर लोअर, दलित और ब्राह्मण और ठाकुर, सैयद और पठान सब हो रहा है।
मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं पांडे साहब, आपके तवज्जुह से, चाहे वो भाजपा, आपसे मतलब भाजपा नहीं है, आपसे मतलब हिंदुस्तान है, मुझसे मतलब मुसलमान नहीं है, मुझसे मतलब है हिंदुस्तानी मुसलमान है। हम सब मिलकर आपस में रहें। और एक हमारा शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। बहुत अच्छा। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। और क्या शहरे दिल में जश्न सा रहता था रात दिन, क्या बस्तियां थीं कैसी बयाबान हो गईं, क्या बस्तियां थीं कैसी बयाबान हो गईं। बहुत खूब, बिल्कुल। राजू पांडे साहब, मुनव्वर राना साहब को आपने सुना, और मुनव्वर राना साहब का वो एक मिसरा की एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। मुनव्वर राना, मैं राजू पांडे साहब सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है? पिछले एक महीने से इस तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजू पांडे साहब, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर इसके लिए निकल आए और शहर शहर अब इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या इसका हल नहीं निकलना चाहिए? देखिए मुनव्वर राना साहब ने जितनी भी बातें कही दोस्ती की, भाईचारा की, उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय ये नहीं कहेगा कि वो गलत कह रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम साथ में मिलकर के रहते हैं, हम साथ में मिलकर के रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी देश जो है ना वो एक कानून के आधार पर चलता है, और जिस प्रकार से इस कानून के बारे में लोगों ने भ्रांतियां फैलाई है वो सही नहीं है। सरकार इस पर काम कर रही है और जनता के बीच में सरकार के नुमाइंदे और पार्टी के लोग और सोशल जो एक्टिविस्ट है वो जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इसके बारे में अफवाह फैलाई गई है वो सही नहीं है। मेरा यही रिक्वेस्ट है मुनव्वर राना साहब से और ऐसे सारे संजीदा लोगों से कि वो इस कानून के बारे में समझे कि किस प्रकार से जो लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण से भारत में 2014 से पहले आए उनको नागरिकता देने का यह कानून है। यह कोई किसी हिंदू के लिए कानून नहीं बना है। यह कानून हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सभी लोग जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण से इस 3 देशों से आए उनके लिए कानून है। प्लीज लोगों को बरगलाइए मत, सौहार्द का वातावरण बिगाड़िए मत। और ये आपका जो भी लोग शो देख रहे हैं, मेरे उनसे भी गुजारिश है कि वो जाकर के उस एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब क्या है ना, अभी सीए की बात हो रही है, वो एनआरसी ले आते हैं बीच में, वो बीच में एनपीआर भी ले आते हैं। अरे भैया, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको बहका रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के थ्रू सभी लोगों वही बात आप कह रहे थे राजू पांडे साहब के बारे में। अभी शाहीन बाग में अभी मैंने अपने रिपोर्टर के जरिए मैंने वहां के लोगों से पूछवाया कि क्या वाकई में उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सरकार क्या आपको सपोर्ट कर रही है, क्या अपोजिशन आपको सपोर्ट कर रहा है? लोगों का जवाब आपने सुना होगा। और ये देखिए, इतने बड़े तादाद में लोगों को आप बहका नहीं सकते राजू पांडे साहब, जितने बड़े तादाद में लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं। मैं शकील-उज़-जमा साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूं और राजू पांडे साहब उसका जवाब देके ही आप जाइएगा। शकील-उज़-जमा साहब, बार बार यह इल्जाम लग रहा है कि बहकाया जा रहा है इन लोगों को। देखिए, बहका रहे हैं इस मुल्क के होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, ये जो समझा रहे हैं हमको, ये क्यों नहीं समझा देते हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष को जो इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं? चूंकि पार्लियामेंट के अंदर वजीर दाखिला ने फरमाया कि अभी हम सीएए लाए हैं, इसके बाद एनपीआर लाएंगे और उसके बाद हम एनआरसी लाएंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। तो ये तीनों को एक साथ जोड़ के बताया है पार्लियामेंट के अंदर इनके वजीर दाखिला ने। तो गुमराह तो ये कर रहे हैं, इनकी सरकार कर रही है, और ये जानबूझ के कर रहे हैं। चूंकि ये जानबूझ के मुल्क में जिस तरह से मुल्क के हालात खराब हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, तो ये मामला
सरकार से उलटना चाहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम का राग अलाप के अपने वोटों को गुमराह कर रहे हैं, इस मुल्क की बड़ी आबादी को, और उस मुल्क की बड़ी आबादी को गुमराह करने की साजिश ये रच रहे हैं जो होने वाला नहीं है। ये मुसलमानों का आंदोलन कतई नहीं है, ये हिंदुस्तान के आइन के प्रोटेक्शन का, आइन को मुहावजत का ये आंदोलन है। और ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के शहरी मुसलमान भी हैं, उनको भी हक है जमहूरियत में अपने बातों को रखने के लिए। और जमहूरियत में कोई ऐसी नहीं है कि आप पार्लियामेंट का दुहाई दे रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी मेजॉरिटी है तो आप किसी से बात नहीं कीजिएगा, विपक्ष से नहीं बात कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल से नहीं बात कीजिएगा, उनसे नहीं कीजिएगा, इनसे नहीं, हमको जो नागपुर से फरमान मिलेगा वही हम लागू करेंगे। तो ये ठीक है, मैं मुमताज आलम रिजवी साहब चलेगा, मुमताज आलम रिजवी साहब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना इतनी बड़ी तादाद में लोगों में इस तरह की बेचैनी लोगों में इतनी ज्यादा घबराहट नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों के बाहर नहीं होते। कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जिसकी सच्चाई नहीं बताई जा रही है। वोट का जंग नहीं है जो इसको ये बताना चाहते हैं, और सियासी जंग करने के लिए इस मुल्क के विपक्ष तैयार खड़ी है। बिल्कुल जो मुल्क में शकील साहब जिस तरह के मोदी जी की सरकार चल रही है, ठीक है, जिस शकील तरह बात हो गई, शकील साहब बात हो गई, मैं आपकी बात को है, शकील अंसारी साहब, माहौल में अंसारी साहब कोई बात हो गई, डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती है। नहीं, बिल्कुल लोगों में जाहिर सी बात है डर है। और मैं यही मेरा सवाल है मुमताज आलम रिजवी साहब से कि मुमताज आलम रिजवी साहब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों के बाहर नहीं होते, लोगों में इतनी ज्यादा घबराहट और डर नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं तो है जो छुपाया जा रहा है, कोई ऐसी बात है जिसे या तो सरकार बताना नहीं चाह रही है और लोगों को समझाना नहीं चाह रही है। देखिए, मुनव्वर राना साहब बैठे हैं, किसी के चार मिसरे हैं कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, यह गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। तो दरअसल ये जो न बोलने के, वहां न जाने की वजह यही है कि उनको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, इससे पोलराइजेशन होगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं इसकी एक दो मिसालें देता हूं। इन्होंने 370 किया, इन्होंने और जो कुछ किया उसका नतीजा हरियाणा में क्या हुआ कि 65 के पार इन्होंने कहा, लेकिन सिमट गए 40 पर। हम महाराष्ट्र में क्या हुआ कि इनके साथी जो है उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। और आ जाइए झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में इन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिया, क्या बयान नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ, वहां भी इनकी शिकस्त हुई और दिल्ली में भी इनकी शिकस्त होगी। अगर ये खुशफहमी में है कि आंदोलन चलेगा और हम वहां नहीं जाएंगे, लोगों की बात नहीं सुनेंगे और ये आंदोलन चलेगा तो हमारा फायदा होगा, ये बिल्कुल गलत फहमी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं इसे एक सियासी जाविये से देख रही है। इसमें तो दो राय नहीं। मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं बहुत थोड़ी देर के लिए शाहीन बाग सीधे चलना चाहूंगा। खुर्रम, आपके पास मैं आना चाहूंगा। खुर्रम, लोगों से एक सवाल जरूर कीजिए कि आखिर ये एहतजाज का सिलसिला आखिर थमेगा कब? वो सरकार से चाहते क्या है कि क्या खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब भी बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हो या वजीर दाखिला हो, बार बार कह रहे हैं कि इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी की शहरियत नहीं जाएगी। आखिर वो कौन सा डर है जो लोगों को ये एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है? ये कौन सा डर है जिसकी वजह से खवातीन आज सड़कों पर हैं? बिल्कुल हुरैरा, मुझे ये बताइए वो कौन सा डर है जिसकी वजह से आपको एहतजाज करना पड़ रहा है? वो कौन सी बात है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता, आपकी शहरियत नहीं जाएगी, लेकिन आपको उसको मान नहीं रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता? भाईजान, मैं मोदी जी के भरोसा कैसे करूं? पहले बोले थे हमारे गरीब आदमी को 15 लाख 15 अकाउंट में आएगा, वो भी नहीं आया। एक एनआरसी के बारे में बोल रहे हैं, एनआरसी तो आसाम में लागू हुआ है। कितने आदमी आउट हो गया, बाहर निकल गया। ऐसे हम लोग को बाहर निकाल देंगे तो नोटबंदी में जैसे हम लोग खड़ा थे, गरीब आदमी खड़े थे, पैसे वाला तो नहीं खड़ा। सही है ना? सरकार क्या करे? अब सरकार क्या करे? एनआरसी का हटाओ, और सीए का हटाओ। जो अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
जो हिंदुस्तान में पहले जैसे रहता था ऐसे रहने चाहिए। हाँ बताइए बताइए, सरकार क्या करे? सरकार ये जो एक्ट है CAA को, उसको वापस लेना चाहिए। ये संविधान के विरुद्ध है। जिस तरीके से सरकार लोग अभी सड़कों पे हैं, लोग सड़कों पे क्यों हैं, ये सरकार को सोचनी चाहिए। आप बताइए क्यों है, आपको किस बात का डर है? NRC सरकार कहती है कि NRC और CAA के बाद NRC आएगी, ठीक है। CAA में नागरिकता किसको मिलेगी? बाकी गैर मुस्लिमों को। अभी जो आसाम में NRC हुआ है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NRC के बाहर हुए हैं। जो किस बात का डर है जो आपको यहाँ लाके रोज खड़ा करते हैं? हमको यही बात कर रहे हैं कि NRC जब तक लागू रहेगा कोई भी हमको खड़ा नहीं कर सकता है। हम लोग खुद अपने से ये मीटिंग NRC को हटाने के लिए की है। जब तक NRC नहीं हटेगा तब तक हम लोग खातून है। मुझे बताइए क्यों आप लोग, मुनव्वर राणा साहब, इस तरह का एहतजाज मैंने अपनी जिंदगी में तो इससे पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है आजादी के वक्त या उसके बाद इस तरह इमरजेंसी के वक्त हो सकता है इस तरह के एहतजाज हुए हों, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मुनव्वर राणा साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जिन खवातीन के रुखसार को सूरज की शुआओं ने भी नहीं देखा, जो आज नई सुबह की उम्मीद को लेकर एक तरह से सड़कों पर निकल आई हैं, जो एक तरह से आयन के तहफ्फुज की बात कर रही हैं, या एक शेर आपका है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है और हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। मुनव्वर राणा साहब, वाकई में अगर सरकार चाहे तो मसला इतना पेचीदा नहीं है जी, लेकिन सरकार के मंशा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, असल में मजबूरी यह है कि सरकार ने कुछ बटन बना रखे हैं। एक 370 था, वो दबाया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद राम जन्मभूमि वाला बटन दबाया, उस पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद उन्होंने फिर 3 तलाक दबाया, उस पर भी कुछ नहीं पड़ा। फिर एंटी रोमियो दबाया, उस पर भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब उन्होंने एक बटन ये दबाने की कोशिश की है कि हम सबको हम शहरियत देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। इस बटन से शायद कोई फायदा हो, लेकिन इसमें भी हिंदू मुसलमान सब एक हो गए कि जुल्म जब होगा तो हिंदू पे भी होगा, मुसलमान पे भी होगा। अब किसी भी तरह से सरकार हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहती है, लेकिन मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी और एक शायर की हैसियत से, कि ये चंबल में डाकू पैदा नहीं होते थे। ये सताए हुए लोग वहां जाकर के जमा होते चले जाते थे और फिर चंबल एक राजधानी हो गई थी डाकुओं की। तो ये जो गरीब और मजलूम और परेशान लोग जो जमा हो रहे हों, चाहे शाहीन बाग में हो, चाहे जहां भी हो, इसमें हिंदू मुसलमान औरतें सब शामिल हो रही हैं। ये इनकलाब की आहट है और ये हिंदुस्तान की तकदीर बदल देंगी। और ये जो ये डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसको आप कैद खाना अजियत कह सकते हैं, तो ये डिटेंशन सेंटर से डर नहीं लगता है। इसलिए 47 के बाद से हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर ही है। ये नहीं है कि भाजपा आके जुल्म कर रही है। कांग्रेस ने भी कोई गोद में बैठ के दूध नहीं पिलाया है। बस ये है कि ये जुल्म की इंतहा किए दे रहे हैं और यही इसी इंतहा से नया सूरज निकलने वाला है। ये मैं वजीर दाखिला को बता देना चाहता हूं। बिल्कुल। मुनव्वर राणा साहब, मौजूदा हालात, क्योंकि आप जाहिर सी बात है शायर हैं और शायर पर तो हर हालात का असर होता है और उसके दिल से छूकर, जो बात मैंने अभी पहले भी कही थी कि एक शायर के दिल से जो भी हालात होते हैं वो होकर गुजरते हैं। मौजूदा इस इशू पर कुछ अगर आपने शायरी रकम की हो तो हमारे नाजरीन को मैं गुजारिश करता हूं कि जरूर सुनाएं आप। देखिए, मैं चार मिसरे खासतौर से मैं सुना रहा हूं कि किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम कहना, हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना। बहुत अच्छा। किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम कहना, हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना। और चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में बंदे मातरम कहना। बहुत खूब। बहुत आसान है कमरे में बंदे मातरम कहना। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर राणा साहब। जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि सरकार को अब सोचना होगा ये जो एक सिलसिला है ये सिलसिला दराज होता जा रहा है? क्या वाकई में इस तरह से ये एहतिजाज और प्रोटेस्ट और मुजाहरों का सिलसिला क्या वाकई में ऐसे ही चलता रहेगा, या जो खवातीन या लोगों में जो तशवीश है आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? इस पर अब सरकार को निकलना चाहिए और बातचीत से अच्छा कोई मसले का हल नहीं हो सकता है। बातचीत करनी चाहिए। उसी दिल्ली में यह एहतिजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर हर वक्त वजीर आजम और वजीर दाखिला मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है कि वो सरकार इन एहतिजाजियों के नब्ज को टटोले कि आखिर इन्हें किस बात को लेकर डर है या किस बात को लेकर इनके अंदर घबराहट है। इनकी घबराहट को, इनकी तशवीश को कम करने की जरूरत है और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही आयद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर राना साहब, बहुत कीमती वक्त आपने दिया। इसके अलावा शकील उज़्ज़मा अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज आलम रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और खुर्रम शहजाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन बाग से रास्तौर से मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।